मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम श्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता कह दे माँ क्या अब देखूं मैं, कवित्री ने प्रकृति और मानवता का जो वैषम्य है उसको उद्घाटित किया है, उसको स्पष्ट किया है। कवित्री प्रसिद्ध है अपने रहस्यवादी भावों के लिए, लेकिन यहाँ प्रकृति के माध्यम से छायावादी परंपरा के अनुकूल आचरण करते हुए प्रकृति को माँ का संबोधन देती है और सामाजिक विषमताओं का, मनुष्य के मन की पीड़ा का, मानव का दर्द से पिसते जीवन का बड़ा सशक्त प्रभावशाली वर्णन उन्होंने किया है। कवित्री प्राकृतिक सौंदर्य को भी बड़ी गहराई से अनुभव करती है, लेकिन वो सामाजिक विषमता को भी नकार नहीं पाती है। इसीलिए प्रकृति को माँ का संबोधन देती है कि जिस प्रकार माँ एक बच्चे का पालन पोषण करती है, उसके संस्कारों का निर्माण करती है, उसकी पहली शिक्षिका होती है, तो कवित्री को लगता है कि यह प्रकृति भी माँ के समान है, जो हमारा भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है और अपने विभिन्न पक्षों से मनुष्य को नवीन भावों का पाठ पढ़ाती है। अतः कवित्री इस प्रकृति के माध्यम से ही चाहती है कि वह समाज में मानव जीवन से जुड़ी पीड़ाओं की अवहेलना कैसे करे, उन्हें अनदेखा कैसे करे। अतः कवित्री एक नादान अबोध बालक की भांति प्रकृति रूपी माँ से प्रश्न करती है कि वह प्रकृति के सुंदर रूपों को देखकर भाव विभोर हो जाए, आनंद विभोर हो जाए, अथवा उसका हृदय दर्द से तड़पती हुई मानवता और सामाजिक विषमता को देखकर उनके प्रति संवेदनशील हो, सहानुभूति से भर जाए। अतः कवित्री स्वयं अपने प्रश्नों का उत्तर यहाँ इस कविता के माध्यम से ही स्पष्ट करती है। मनुष्य के जीवन में इतनी दीनता है, इतनी विषमता है, इतनी दरिद्रता है कि उस तड़फ को नकार कर कवित्री प्रकृति के सौंदर्य का आनंद नहीं ले सकती। उसका भावुक मन मानव की इस पीड़ा से जुड़ जाता है। अतः वह प्राकृतिक सौंदर्य को और सामाजिक विषमता अथवा मानव की पीड़ाओं को साथ साथ वर्णन कर दोनों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण करती है, चित्रण करती है। प्रकृति रूपी माँ से पूछती है कि हे माँ, मैं खिलती हुई कलियों को देखूं या प्यास से रूखे सूखे होठों को देखूं, चीर यौवना प्रकृति के सौंदर्य को देखूं अथवा मानव के जीर्ण शीर्ण जर्जर जीवन को देखूं, शरीर को देखूं। मैं फूलों पर बिखरी ओस की बूंदें, शबनम के मोतियों को देखूं या आंखों में समाये हुए आंसू के कणों को देखूं। मैं मंद मंद सुगंधित बहती हवा का अनुभव करूं या दर्द में तड़पते मनुष्य के जीवन की ठंडी आहों को सुनूं। मैं बसंत, पतझड़, बोराए हुए आम, पराग से भीगे परिंदों के पाँव का गुणगान करूं अथवा एकांत में बैठा वो सुना दीपक, एकांत में जलता वो सुना दीपक देखूं जो अपने आप को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। मैं पक्षियों की चहचहाहट सुनूं या मनुष्य की आंखों में छिपा हुआ मूक दर्द पढ़ूं। मैं चांदनी रात में चांदनी की किरणों के साथ आनंद लूं
अथवा उस चांदनी में बैठे चिंता से भरी उन आँखों को देखूं जो न चांदनी का आनंद ले पाते हैं और न सो पाती हैं। मैं इस प्रकृति की निर्मल हंसी को अनुभव करूं या मानव जीवन के उस क्रंदन को महसूस करूं जो वो प्रकट भी नहीं कर पाता है। इतनी सारी विषमताएं, सामाजिक वैषम्य पाठक के हृदय को झकझोर डालता है। अतः कवित्री इस विषमता को उजागर कर समाज को जागृत करना चाहती है उनके मानव बोध से, उनके हृदय में समाये भावों से। तो आइए बच्चों, इसी प्रकार के भावों से भरी इस कविता का अब हम अध्ययन आरंभ करते हैं। पद संख्या 1। देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे हदरों को, तेरी चीर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नील कमलों पर, या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित छायावाद की आधार स्तंभ कवित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता कह दे माँ क्या अब देखूं से लिया गया है। संदर्भ। यहाँ कवित्री अपने छायावादी भावों से भरकर प्रकृति की अनुपम सुंदरता के साथ साथ मानव जीवन में फैले हुए दुख और उनकी पीड़ा का सजीव वर्णन कर उन दोनों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण करती है, तुलनात्मक रूप से उन्हें प्रस्तुत करती है। और कवित्री इन दोनों के चुनाव हेतु स्वयं एक अबोध नादान बालिका बनकर प्रकृति रूपी माँ से प्रश्न करती है कि इन दोनों में से वो किसे चुने, प्राकृतिक अनुभूतियों को महत्व दे अथवा अपनी मानवीय संवेदनाओं को। अंत में कवित्री स्वयं अपने प्रश्नों का उत्तर यहाँ प्रस्तुत करती हुई कहती है कि व्याख्या। शब्दों के अर्थ साथ साथ देखूं मैं देखूं खिलती कलियां, ये खिली हुई कलियां अर्थात फूलों को, या अथवा प्यासे सूखे अधरों को, अधर माने होठ, चीर यौवन हमेशा युवा रहने वाली सुषमा प्राकृतिक सुंदरता, जर्जर दुबला पतला अत्यधिक कमजोर जीवन शरीर, हिम हीरक, हिम माने बर्फ, हीरक माने हीरे की तरह चमकते हुए अर्थात हीरे की भांति सतरंगी इंद्रधनुषी आभा लिए ओस की बूंदें, नील कमल नीले रंग के कमल पर, मुरझाई उदास निराश, झरते झरझर बहते हुए आंसुकण आंसुओं को। तो यहाँ कवित्री प्रकृति रूपी माँ से प्रश्न करते हुए कहती है कि माँ, इस संसार में मुझे एक तरफ तो प्राकृतिक शोभा दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ दुखों से घिरा हुआ, पीड़ाओं से तड़पता हुआ मानव जीवन। मैं दोनों में से किसको चुनूं? अत्यंत सरल मना बनकर सरल स्वभाव वाले बालक की भांति, अबोध बालक की भांति पूछ रही है कि हे माँ, देखूं खिलती कलियों को, कि मैं इस प्रकृति में खिलती हुई कलियों को देखकर आनंद विभोर हो जाऊं अथवा प्यास से सूखे हुए होठों को देखकर उनके प्रति भावुक हो जाऊं। अर्थात कवित्री कहना चाहती है कि माँ, मैं सुंदरता से भरी प्रकृति को चुनूं अथवा दुखों से घिरे मानव जीवन को। तेरी चीर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं, कि मैं तेरी हमेशा रहने वाली प्राकृतिक सुषमा को, सौंदर्य को देखूं अथवा मैं उस दुबले पतले कमजोर शरीर को देखूं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी संघर्षशील है। अर्थात कवित्री कहना चाहती है कि एक तरफ पूर्ण सुंदरता है
और दूसरी तरफ नितांत अभाव कि मुझे किसकी ओर जाना चाहिए, किसके बारे में महसूस करना चाहिए। देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नील कमलों पर, कि मैं नीले रंग के कमल पर, उसकी पंखुड़ियों पर सजे हुए उन ओस की बूंदों को देखूं, शबनम के मोतियों को देखूं जो सूर्य के प्रकाश में अपने इंद्रधनुषी रंगों को बिखेर रहे हैं, अथवा मैं उन उदास निराश मुरझाई हुई पलकों में झरझर बहते हुए आंसुओं को महसूस करूं, उन कणों को देखूं, अर्थात दुख में तड़फती हुई मानवता की आंखों से बहते हुए आंसुओं को महसूस कर उनके प्रति भावुक हो जाऊं। आइए बच्चों, एक बार फिर हम इस पद की व्याख्या करते हैं। देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को। इस पद में कवित्री प्रकृति रूपी मां से एक अबोध नादान सरल बालक की भांति प्रश्न करती हुई पूछती है कि मां, मेरे चारों ओर प्राकृतिक शोभा बिखरी हुई है और साथ ही दुख से भरी हुई मानवता, तड़फती हुई मानवता है। तो हे मां, मैं दोनों में से किसको चुनूं, किसके प्रति मैं अपनी श्रद्धा समर्पित करूं। देखूं खिलती कलियां, कि मैं प्रकृति की उन खिलती हुई कलियों को देखूं जो रंग से भरी है, महक से भरी है, सुंदरता से भरी है, अथवा मैं उन प्यासे होठों को देखूं जो भूख प्यास से व्याकुल हैं, तड़फ रहे हैं। तेरी चीर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं, कि मैं हमेशा रहने वाली तेरी प्राकृतिक सुषमा अर्थात सौंदर्य को देखूं, या उस दुबले पतले कमजोर शरीर को देखूं जो अभाव में भी अथाह संघर्ष शक्ति अपने अंदर समेटे हुए है। देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नील कमलों पर, कि मैं तालाब में लहराते हुए नीले रंग के कमल पर, उनकी पंखुड़ियों पर जो ओस की बूंदें सजी हुई हैं, जो शबनम के मोती उस पर बिखरे हुए हैं, जो सूर्य की रोशनी में सतरंगी आभा लिए हुए चमकते हैं, उस सौंदर्य को देखकर आनंद विभोर हो जाऊं, प्रसन्न हो जाऊं, अथवा या मुरझाई पलकों में झरते आंसू कर देखूं, अथवा मुरझाए हुए उदास और निराश आंखों में निरंतर जो बह रहे आंसू हैं उनको देखूं। अर्थात कवित्री पूछना चाहती है कि माँ, मैं इस प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति अपने भावों को समर्पित कर दूं, या दुखी मानवता के दुख को उजागर कर उसे दूर करने की कोशिश करूं। भावार्थ, यहाँ कवित्री के कहने का उद्देश्य है कि सौंदर्य और त्रासदी, जीवन के कष्ट दोनों समान अंदर हैं। इनमें से किसे चुना जाए, किसका आनंद लिया जाए अथवा तड़फ भोगी जाए, यह कवित्री पूछना चाहती है। विशेष यहाँ कवित्री ने अपनी अनुपम कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए आनंद और पीड़ा को समानांतर रखकर मानव को दोनों की अनुभूतियां कराने की कोशिश की है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है। यहाँ कवित्री ने प्रकृति के सौंदर्य के प्रति अपनी दृष्टि और जीवन के यथार्थ रूप के प्रति अपनी संवेदना दोनों प्रकट की है। तुकांत छंद के शैली और संगीतात्मकता बनी हुई है। यहाँ संदेह, रूपक, मानवीकरण, अनुप्रास, प्रश्न, पदमैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग किया है। पद संख्या 2, सौरभ पी पी कर बहता, देखूं यह मंद समीरन, दुख की घूंटे पीती या ठंडी सांसों को देखूं, खेलूं पराग मय मधुमय तेरी बसंत छाया में, या झुलसे संतापों से प्राणों का पतझड़ देखूं। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, यहाँ कवित्री एक अबोध नादान बालक की तरह प्रकृति रूपी माँ से प्रश्न कर रही है कि हे माँ, मेरे सामने
प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर है और मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दूसरी ओर पीड़ा और दर्द से तड़पती हुई मानवता, विषमता से जूझती हुई मानवता मुझे अपने में बांध रही है। ऐसे में मुझे अपने लिए उस पीड़ा का चुनाव करना चाहिए या प्राकृतिक सौंदर्य का। इसी प्रकार के भावों से भरी कवित्री लिखती है कि व्याख्या शब्दों के अर्थ साथ साथ सौरभ, सुगंध पी पी कर अर्थात अपने अंदर भर के समेट कर बहता बह रहा है। देखूं, महसूस करूं, अनुभव करूं, अपनी रचनाओं में ढालूं, यह जो चल रहा है। मंद धीरे धीरे समीरण हवा, मधुर पवन, दुख की घूंटे पीती अर्थात अपमान झेलती, वेदना को पीती ठंडी सांसों को देखूं कि वो ठंडी सांसें जो अपने अंदर अथाह दुख, पीड़ा, दर्द को समेट रही हैं। यहाँ कवित्री प्रकृति रूपी माँ से प्रश्न करती हुई कहती है कि हे माँ, एक तरफ प्रकृति अपनी अनुपम छटा के साथ, अपने अलौकिक सौंदर्य के साथ, अपने अद्वितीय आनंद के साथ मेरे समक्ष है, जिसमें सुगंध से भरी हुई मंद समीर धीरे धीरे बह रही है, और दूसरी तरफ वो अभागे पीड़ा से भरे हुए मनुष्य हैं जो प्रतिपल दर्द, वेदना, तड़फ को अपने हृदय में समेटकर ठंडी आहें भर रहे हैं, दर्द की घूंट पी रहे हैं। अर्थात कवित्री कहना चाहती है, एक तरफ वो प्रकृति है जो सुगंध को अपने अंदर आत्मसात कर रही है, खुद में समा रही है। दूसरी तरफ वो अभागे हैं जिनमें जीवन की महक के नाम पर सिवाय दर्द और पीड़ा के कुछ और नहीं है। उनके होंठ केवल और केवल आहें पीते हैं। उनके जीवन में कोई आनंद, कोई महक, कोई खुशबू, कोई खुशी नहीं है। तो हे माँ, एक मानव होने के नाते मेरा किसे चुनना, किसे देखना, किसकी संभाल करना अधिक आवश्यक बनता है। खेलूं पराग मैं मधुमय तेरी बसंत छाया में, या झुलसे संतापों से प्राणों का पतझड़ देखूं। और कवित्री फिर एक बार प्रकृति रूपी माँ से प्रश्न करती हुई पूछती है, खेलूं, खेलने लगूं, परागमय, महक से भरे, आनंद से भरे, मधुमय, बसंत से भरे हुए, बसंत छाया, बासंती छाया अर्थात बसंत का वो आनंद जिसमें रंग है, खुशबू है, आनंद है, पक्षियों की चहचहाहट है और जीवन की सुगंध है। या अथवा झुलसे संतापों से कि मन के दर्द से झुलसी हुई मानवता और प्राणों का वो पतझड़ देखूं जिसमें आशाएं समाप्त हो गई हैं, कि जिनकी आशाएं समय से पहले ही खत्म हो गई हैं और उनका देह, उनका मन, उनकी भावनाएं दुख से भरकर उनमें सारे आनंद को समाप्त कर रही हैं। अर्थात कवित्री के कहने का भाव यह है कि मैं उस पवन को महसूस करूं जो अपने अंदर सौरभ सुगंध समेटे हुए है, अथवा मानवता की उन ठंडी सांसों को महसूस करूं जहां तड़फ और वेदना के सिवा कुछ नहीं है, उनके जीवन की महक मर चुकी है। अथवा मैं उस बसंती छाया को देखूं जिसमें बसंत भरा हुआ है, खुशबू भरी हुई है, आनंद भरा हुआ है। अथवा मैं उन प्राणों का पतझड़ देखूं जिनकी खुशियां दुख के बोझ तले समाप्त हो गई है। अर्थात जीवन की मूलभूत ज़रूरतें भी जिनके पास पर्याप्त नहीं हैं, जिनको आसानी से प्राप्त नहीं होती और जो इस संसार में रहते हुए अपमान की, विषमता की, दर्द की घूंट पीते रहते हैं और जीवन जीते रहते हैं।
एक बार फिर बच्चों हम इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कवित्री प्रकृति रूपी माँ से प्रश्न करती हुई पूछती है कि हे माँ, मेरे एक तरफ वो धीरे धीरे बहती हुई मधुर पवन है जो अपने अंदर सुगंध समेटे हुए है, आनंद समेटे हुए है और शीतलता समेटे हुए हैं। दूसरी तरफ मानवता के दर्द में तड़पती हुई वो ठंडी सांसें हैं जिनमें सिर्फ तड़प है, वेदना की उष्मा है, जिसमें जीवन की महक समाप्त होती जा रही है। मैं बासंती छाया में खिले हुए फूलों में बसंत को महसूस करूं, उनकी महक को महसूस करूं, उनके मकरंद को महसूस करूं, अथवा मैं उन प्राणों के पतझड़ को देखूं जहां खुशी आनंद रूपी पत्ते झड़ चुके हैं और केवल जीवन में दर्द फैला हुआ है। उनका जीवन ठूठ बना हुआ है जहाँ कोई आकर्षण नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई खुशी नहीं। भावार्थ, कवित्री के कहने का भाव यह है कि एक तरफ तो प्रकृति अपने यौवन पर है जहाँ सौंदर्य है, और दूसरी तरफ मानवता जो संताप से वेदना से घिरी हुई है, जिसे दया चाहिए, करुणा चाहिए, सहानुभूति चाहिए, कि अब ऐसे में मानव किसे चुने, इस उलझन का उत्तर उसे स्वयं ढूंढना पड़ेगा। विशेष यहाँ कवित्री ने जो प्रकृति और मानवता का समानांतर चित्रण किया है वो उनकी कल्पना शक्ति का अद्भुत प्रमाण है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, शांत रस प्रसाद गुण है, गेय शैली संगीतात्मकता बनी हुई है, तुकांत छंद का प्रयोग है। यहाँ घूंट पीना मुहावरे के कारण लक्षणा शब्द शक्ति है। अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश, संदेह, पदमैत्री, संबोधन आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 3, मकरंद पगी केसर पर जीती मधु परियां ढूंढूं, या उर पंजर में कण को तरसे जीवन सुख देखूं, कलियों की घन जाली में छिपती देखूं लतिकाएं, या दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, यहाँ कवित्री महादेवी वर्मा जी प्रकृति को माँ का संबोधन देते हुए एक सरल अबोध नादान बच्चे की भांति स्वयं प्रकृति से प्रश्न करती है कि वह इस प्रकृति के यौवन का आनंद ले, इसके सौंदर्य का आनंद ले, अथवा दुख से तड़पती हुई मानवता के प्रति अपनी करुणा, अपनी दया और अपनी सहानुभूति प्रकट करे। यहाँ कवित्री ने एक तरफ तो प्रकृति पे मंडराते हुए सौंदर्य के लोभी तत्वों को दर्शाया है और दूसरी ओर सौंदर्य को तड़पते हुए जीवन की तड़फ को दिखाने के लिए बड़े सार्थक समानांतर प्रयोग किए हैं। इसी प्रकार के प्रयोग से भरी इन पंक्तियों को इस प्रकार लिखा गया है। व्याख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ। मकरंद पराग, पगी भरी हुई, केसर केसर की क्यारी पीले रंग की, मधु परियां मादा भवरे, ढूंढूं ढूंढ लूं अथवा तितलियां, या अथवा उर हृदय पंजर अस्थियों का ढांचा कि हाड़ मात्र के उस पिंजरे में धड़कता हुआ हृदय कण कण को तरसे तरसता हुआ जीवन जीवन का सुख तोता देखूं महसूस करूं। कलियों की घन जाली में, घन जाली अर्थात सघन जाली, बहुत सारी कलियों का समूह अथवा उनका दल, लतिकाएं बेलें, दुर्दिन बुरे दिन, लज्जा शर्म, करुणा दुख, दया उत्पन्न कर देने वाला दुख। तो यहाँ कवित्री महादेवी वर्मा जी
प्रकृति रूपी माँ से प्रश्न करती हुई पूछती हैं कि मकरंद पगी केसर पर जीती मधुपरियां देखूं, कि जिन पेड़ों की शाखाओं पर अनेक फूल पराग रूपी केसर से लदे हुए हैं और उन पर तितलियां मंडरा रही हैं, मैं उन तितलियों की सुंदरता से प्रभावित हो जाऊं, उस सुंदरता को ढूंढूं, भंवरों का गीत सुनूं अथवा प्राग का नृत्य देखूं, या उर पंजर में कनको तरसे जीवन सुख देखूं, कि अथवा हड्डियों के ढांचे में छिपे हुए उस हृदय को देखूं जिसमें जीवन रूपी तोता कण कण को तरस रहा है, तड़फ रहा है। अर्थात अपनी मामूली सी जरूरतों के लिए भी वो हर पल न जाने कितनी मौत मरता है। कलियों की घनचाली में छिपती देखूं लतिकाएं, कि यह लताओं की और कलियों की जो गहरी जाली बनी हुई है, जो प्रकृति को एक अत्यंत मनोरम आकर्षक रूप देती है, तो मैं उस जाली में अपने नजरों को बांध लूं, अपनी नजरों को उसमें उलझा लूं, अथवा या दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं, अथवा मैं उस कारुणिक जीवन को देखूं जो अपने जीवन के बुरे दिनों से घिरा हुआ है। अर्थात जिसके जीवन में इतना बुरा समय आया हुआ है कि उसे जीवन कहते हुए भी शर्म आती है, लज्जा आती है, शर्मिंदगी होती है। अर्थात जिसके जीवन में अभाव है, कमियां हैं, दर्द है, पीड़ा है, वेदना है और वो जीवन को जीवन कहते हुए भी शर्मिंदा है, मैं उस जीवन के प्रति सहानुभूति प्रकट करूं अथवा प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य में अपने आप को खोकर अपने जीवन के और मानवता के धर्म को भूल जाऊं। आइए बच्चों, एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहाँ कवित्री महादेवी वर्मा जी प्रकृति रूपी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि मकरंद पगी केसर पर जीती मधुपरियां ढूंढूं, कि पेड़ों की शाखाओं पर जो फूल खिले हुए हैं, उन फूलों में जो पराग रूपी केसर बिखरा हुआ है, उस पर भंवरे मंडरा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, तितलियां पराग के लिए उस पर मंडरा रही हैं। तो कवित्री पूछती है कि मैं इन तितलियों में, इन भंवरों में संगीत और सौंदर्य ढूंढूं अथवा उर पिंजर में कण को तरसे जीवन सुख देखूं, कि यह हड्डियों मात्र शरीर रूपी इस पिंजरे में जो जीवन रूपी तोता बंद है, जो कण कण को तरसता है, एक एक चीज की प्राप्ति के लिए बेचैन है, तड़फ रहा है, तरस रहा है, मैं उस तरस को, उस तड़फ को महसूस करूं, अथवा कलियों की घनजाली में छिपती देखूं लतिकाएं, या प्रकृति की उस मनोरम छटा को, उस अनुपम सौंदर्य को देखूं जिसमें अनेक कलियों की जाली में अनेक लताएं छिपी हुई हैं। अर्थात लताओं और कलियों के उस झुरमुट को, उसमें अपनी नजरें उलझा दूं, उस सौंदर्य में अपने आप को समा दूं, अथवा दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं, या उन जीवन को देखूं जो बुरे समय से घिरा हुआ है, जो कारुणिक जीवन जी रहा है, जिसके जीवन में सिवाय अभाव के, तड़फ के, तरसना के कुछ और शेष नहीं है। और यह स्थिति इतनी अधिक दयनीय है, इतनी अधिक शोचनीय है कि उसे जीवन कहते हुए भी शर्म आती है। तो मैं अपनी सहानुभूति ऐसे जीवन को समर्पित कर दूं अथवा प्रकृति के सौंदर्य में अपने आप को खोकर अपने मानव धर्म को समाप्त कर दूं। भावार्थ, यहाँ कवित्री के कहने का भाव यह है कि जीवन में सौंदर्य और त्रासदी साथ साथ चलती है, तो मानव को अपने मानव धर्म का निर्वाह और अपने लक्ष्यों का निर्धारण कैसे करे, इस उलझन का निर्णय उसे स्वयं करना होगा। विशेष यहाँ कवित्री ने
प्रकृति के अनुपम सौंदर्य और विषमता से घिरे मानव जीवन का समानांतर चित्रण बड़ी अद्भुत और सौंदर्यमय तरीके से सजीवता के साथ किया है। यहाँ शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति है, शांत रस प्रसाद गुण है, तुकांत छंद गेय शैली और संगीतात्मकता है। यहाँ संदेह, अनुप्रास, रूपक, पदमैत्री, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आभार, धन्यवाद।